लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हवासा नामसुन को मारने के लिए उसके पास बढ़ती है और उस पर चाकू से वार भी कर देती है, लेकिन चाकू तो पहले ही नामसुन ने पकड़ लिया था और हवासा को दूर से फेंकती है। यह आवाज़ सुनकर वर्कर भी वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वापस चले जाते हैं। नामसुन फिर हवासा से पूछ रही थी कि तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो कि मुझे मारने पर आ गई हो। यहाँ पर हवासा कहती है कि अगर तुम वापस नहीं आती तो आज मेरी अच्छी लाइफ होती, सारा पैसा मेरे पास होता। सीख हवासा के पास आकर कह रहा था कि भले ही नामसुन तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूँ। जिस पर हवासा कहती है कि शायद मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी है। फिर हम ग्योम को देखते हैं जो शियो से मिलने के लिए गई हुई थी। फिर वो शियो के साथ एक कार्ड वाली गेम खेलने लगती है और साथ के साथ वो बेट पे लगाते हैं कि जो भी जीतेगा उसे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा। अब गेम स्टार्ट हो गई थी और ग्योम साथ के साथ ही क्वेश्चन करने लग जाती है कि तुम्हारे पास इतना रुपए आए कहाँ से, तुमने ये कैसे किया। शियो बताता है कि तुम अच्छे से जानती हो मेरी ड्यूगो कंपनी में सामान की अदला बदली होती रहती है, तो वहाँ से पैसा आना तो कॉमन है ना। ग्योम यहाँ पर कहती है कि अपने इस काम को साइड में रख दो, बाकी बताओ कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं, तुमने ऐसा क्या किया। शियो भी यहाँ पर उसके बातों से परेशान हो गया था और उल्टा ग्योम से ही पूछता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है। ग्योम यहाँ पर उसे बता देती है। फिर वो उससे ही क्वेश्चन करते हुए कहता है कि तुम कहाँ से कमा रही हो। वो बताती है कि मैं जहाँ से भी कमा रही हूँ वो लीगल है, इलीगल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बात हैरानी की है तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। मुझे तुम्हारे पैसों से बेईमानी की भू आ रही है। शियो और भी ज़्यादा परेशान होने लगा था। तभी ग्योम कह देती है कि मैं तुम्हारी ड्यूगो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। इतनी बात करके वो यहाँ से चली गई थी और नेक्स्ट सीन में हम बोंग को देखते हैं जो अपनी दुकान पर था और अपनी फैमिली फ़ोटो को देख रहा था। तभी पीछे से नामिन आ जाता है जो उसकी आंखों पर हाथ रख देता है और बोल रहा था कि पहचाना कौन है। बोंग ने तो पहचान लिया था। वो पूछता है आपको कैसे पता लगा कि मैं हूँ। वो बताता है कि तुम्हारे हाथ से सैंडविच की भू आ रही है। फिर वहाँ पर नामिन अपनी फैमिली फ़ोटो को देखकर कहता है कि आपकी बेटी वापस आ गई है, लेकिन आपने ये किसी को भी नहीं बताया और ना ही मोम ऐसा चाहती है कि किसी को पता लगे। फिर हम गिलचैंग को देखते हैं जो जूनी और डोंग के साथ थी। डोंग यहाँ पर उन लोगों का आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेता है जिसने कि जूनी के पैसे चुराए थे और एड्रेस दे देता है गिलचैंग के हाथों में। अब गिलचैंग जरा भी देर नहीं लगाती, उस एड्रेस को फॉलो करते हुए उन लोगों के पास जाने लगी थी। इसके बाद हम बोंगशु को देखते हैं जो अभी तक हीसिक के घर पर था, जहाँ पर यंगते भी पहुँच गया था और वो उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। बोंगशु कहता है कि मैं पहले से थोड़ा ठीक हूँ, मैंने पानी को हाथ तक नहीं लगाया। यहाँ पर यंगते उसे बता रहा था कि हीसिक तो ड्यूगो कंपनी में गया है। बोंगशु कह रहा था कि मैंने उसे वहाँ जाने से मना किया था, जब वहाँ पर कोई सबूत है ही नहीं तो वहाँ जाकर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है वो। फिर हम नामसुन को देखते हैं जो थोड़ा सैड लग रही थी और हीसिक उसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो कभी नहीं बदलेगी, देखो उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश करी। जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी मैं उसे अरेस्ट कर लूँगा। तभी हीसिक को कॉल आती है उसके पुलिस डिपार्टमेंट से जो उसे बता रहे थे कि जो भी पुलिस स्टेशन के बाहर सामान था उसमें ड्रग्स का कोई भी सामान नहीं है। यहाँ पर फिर वो हैरान होते हैं कि अगर उसमें ड्रग्स नहीं है तो ड्रग्स हैं कहाँ पर। हीसिक यहाँ पर नामसुन को बताता है कि शियो के पास एक लैपटॉप है जिसमें कि उसने ड्रग डीलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखी होगी, हमें उस लैपटॉप तक जाना होगा। नामसुन भी अलर्ट हो जाती है। फिर हम ग्योम को गाड़ी में देखते हैं जिसने कि यहाँ से बोंग को कॉल लगाया हुआ था और कह रही थी कि कल तो क्या तुम फ्री हो। बोंग मना करता है तो ग्योम कहती है कि जितना भी काम है उसे आज ही निपटा लो या फिर पोस्टपोन कर दो, हम कल फैमिली पार्टी रख रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा। कॉल करते ही बोंग नामिन से पूछने लगता है कि तुम्हारी मॉम को क्या हो गया है। नामिन कहता है कि कल तो आपका बर्थडे भी है ना, शायद उसके लिए वो कुछ प्लान कर रही होंगी। बोंग कहता है तुम्हारी मॉम ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। बोंगशु पुलिस स्टेशन में था और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके सामने पानी पड़ा हुआ था, उसे पीने की लग रही थी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उसे वो बातें भी याद आ रही थी कि कैसे उसने हीसिक पर अटैक किया, वो एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। फिर बोंगशु अपनी जगह से खड़ा होता है और ड्रॉर में उसी मास्क को घूर रहा था जिसमें कि ड्रग्स थे। अब गिलचैंग भी उस एड्रेस की हेल्प से उन स्कैमर्स तक पहुंच गई थी और उसकी पावर को देखकर बेचारा जूनी तो हैरान रह जाता है क्योंकि गिलचैंग तो अकेली उन पर भारी पड़ रही थी। वो उन दोनों को उठाती है और अपने कंधों पे उठाकर सीधा ले आई थी पुलिस स्टेशन और उन्हें अरेस्ट कराते हुए कह रही थी कि जब तक ये पैसे वापस नहीं कर देते तब तक इन्हें यहीं पकड़ कर रखो। जब यहाँ से गिलचैंग बाहर जाने लगती है तो पीछे से 2 पुलिस वाले आकर उन्हें रोकते हैं और पूछ रहे थे कि आपको वो आदमी तो याद होगा जिसने कि आपसे बदतमीजी करी थी और आपने उनकी गाड़ी को पलटा दिया था। उनकी डेथ हो चुकी है।
गिलचैंग को ये सुनकर काफ़ी हैरानी हुई थी और उसे याद आता है कि हाँ, उसने लास्ट टाइम उसे पार्किंग एरिया में देखा था पानी पीते हुए। वो बताते हैं कि उसकी डेथ ड्रग्स के कारण हुई है और पूछताछ के लिए आपका आना जरूरी है। गिलचैंग बोलती है हाँ, मैं जरूर आ जाऊंगी। फिर वो गाड़ी में बैठती है जहाँ पर कि जूनी उसे पूछ रहा था कि आप में इतनी पावर कैसे आई। तो वो बताती है कि हमारी जनरेशन टू जनरेशन ये चली आ रही है। और यहाँ पर गिलचैंग को ग्योम का मैसेज आता है जो उसे बता रही थी कि कल हमारी फैमिली पार्टी है। अब गिलचैंग बिना देरी के यहाँ पर जूनी को भी इन्वाइट कर लेती है। जूनी भी मान जाता है। फिर हम ग्योम को उसी एपोलेंटिया के आदमी के साथ देखते हैं। वहाँ पर वो बता रहा था कि शियो पहले रूस में रहा करता था। उसने शियो की कुछ फोटोज भी निकलवाई थी। ग्योम कहती है कि मैं उससे मिलने के लिए गई थी, मैंने उससे कुछ बातें कही हैं जिसे सुनकर वो थोड़ा परेशान तो हुआ ही होगा। फिर हम शियो को ही देखते हैं जिसे कि मैनेजर हियो नामसून की वही वीडियोस दिखा रहा था जो कि उसने चुपके से रिकॉर्ड करी थी। उसमें वो वाली रिकॉर्डिंग भी थी जब नामसून ने रात को चोरी करी थी। वो बताता है कि नामसून वेयरहाउस से सामान चोरी कर रही है। साथ ही हवासा के साथ हुई लड़ाई की वीडियो भी रिकॉर्ड थी। इसे देखकर शियो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। फिर हम नामसून और हिसिक को देखते हैं जो डिलीवरी का काम कर रहे थे। नामसून कहती है कि आज मुझे ज़्यादा काम मत देना क्योंकि मुझे अपने डैड से मिलने के लिए जाना है। हिसिक भी हामी भर देता है। अब क्यों उस एपोलेंटिया के आदमी को ब्रेड सोंग का कार्ड दे रही थी और कहती है कि मुझे इस आदमी में कुछ खराबी लग रही है कि ये गैंगनम की औरतों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी क्योम को कॉल आई थी ब्रेड सोंग के एक आदमी की जो उसे बताता है कि ब्रेड सोंग आज कैफे में गया है। फिर हम ब्रेड सोंग को देखते हैं जो एक लेडी के साथ कैफे में बैठा हुआ था। ये लेडी हमें पिछले एपिसोड में दिखाई जा चुकी है। यहाँ पर हम बाहर की तरफ ग्योम भी पहुँच गई थी और सीधा आकर बैठ जाती है उसी लेडी के पास। ग्योम उस लेडी को पहले से ही जानती थी। ग्योम को देखकर ब्रेड सोंग का तो मुंह ही उतर जाता है। ग्योम कहती है कि मुझे भी कुछ बिजनेस टिप्स दे दो, लेकिन ब्रेड सोंग यहाँ पर कुछ नहीं कहता और उठकर चला जाता है बहाना बनाकर, क्योंकि उसे पता लग गया था कि ग्योम जान चुकी है कि वो एक स्कैमर है। सीन शिफ्ट होता है नामसून की तरफ जहाँ पर मैनेजर हियो उसे आकर बताता है कि शियो को तुम्हारे बारे में पता लग गया है कि तुम यहाँ पर चोरी करती हो और वो तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहा है। नामसून खुश हो गई थी। फिर यहाँ से सीधा कॉल लगाती है हिसिक को और बता रही थी कि शियो को पता लग गया है कि मैंने चोरी करी है और वो मुझे अपने ऑफिस में बुला रहा है। ये अच्छा मौका है कि मैं उस लिस्ट को देख पाऊंगी। हिसिक तो उसे मना कर रहा था लेकिन नामसून उसकी नहीं सुनती और पहुंच जाती है कैबिन में जहाँ पर शियो अकेला था। वो नामसून से पूछता है कि तुम्हारा चोरी का रीज़न क्या है। नामसून बताती है कि मैं इन सामान को मंगोलिया में भेजना चाहती थी अपने पेरेंट्स के पास। यहाँ पर वाइट रंग महानता का प्रतीक होता है। वो ये देखकर काफ़ी खुश होते, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। शियो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। नामसून फिर बोलती है क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। शियो हामी भर देता है। नामसून फिर अपना फ़ोन शियो को देती है और कहती है कि अपना नंबर इसमें फीड कर दो। वो ऐसा ही करता है और फिर कहता है कि चलो हम खाने पर चलते हैं। नामसून कहती है कि आज तो मेरी पहले ही प्लानिंग है, हम किसी और दिन चलेंगे, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी थी शियो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि मुझे कॉल जरूर करना। नामसून कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर हम हिसिक को देखते हैं जिससे कि नामसून की काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे मिलने के लिए आ जाता है। नामसून तो काफ़ी क्यूट सी ड्रेस में खड़ी हुई थी और हिसिक का ही वेट करती है। हिसिक उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। नामसून कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे शियो का नंबर भी मिल गया है। फिलहाल अभी मैं अपने डैड के साथ जा रही हूँ, तुम ये बताओ मैं लग कैसी रही हूँ। हिसिक यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता तो नामसून से जरा सा पुश करती है और हिसिक भी अब नामसून को पकड़ने लगा था। ऊपर से शियो उन दोनों को ही ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर हिसिक नामसून को लेकर उसके डैड बोंग के पास आ गया था। बोंग हिसिक को देखकर पूछता है क्या तुम नामसून के बॉयफ्रेंड हो। हिसिक मना करता है कि नहीं, मैं नामसून का दोस्त हूँ और आपसे मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है आपकी शॉप पर। आपने जो मुझे कार्ड दिया था वही कार्ड मैंने नामसून को दिया, इसीलिए तो वो आपकी दुकान पर फोटो खिंचवाने के लिए आई थी। फिलहाल के लिए मुझे देरी हो रही है और मैं चलता हूँ। फिर यहाँ पर बोंग और नामसून एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। तभी एक जगह पर जाकर वो बैठ जाते हैं जहाँ पर बोंग नामसून को बता रहा था कि तुम्हें बचपन में तारे देखने की काफ़ी ख्वाहिश थी और तुम उन्हें पकड़ना भी चाहती थी। ऐसी एक बार तुम छत से कूद गई तारे पकड़ने के लिए और तुम्हें चोट भी लग गई। तुम्हारी मॉम ने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, उसने सिर्फ अपने बिजनेस को इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन मुझे हर वक्त तुम्हारी टेंशन रहती थी कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। और तारे दिखाने के लिए ही मैं तुम्हें मंगोलिया ले गया था। मुझे पछतावा है कि मैं वहाँ पर तुम्हें क्यों लेकर गया। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अब तुम कभी भी तारों को पकड़ने की जिद नहीं करोगी। नामसून भी उससे प्रॉमिस कर लेती है।
फिर हम शियो को देखते हैं जो कि अपने घर पर था और उसे उसके सेक्रेटरी की कॉल आती है जो बता रहा था कि उसने गियोम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। हाल ही में उसे अपनी बेटी मिली है जो कि 15 साल पहले खो गई थी और उसकी बेटी का नाम हवाजा है और ये वही लड़की है जो कि तुम्हारे वेयर हाउस में काम कर रही थी अपने नाम को बदलकर। लेकिन ये लड़की उसकी असली बेटी नहीं थी, अब उसे अपनी असली बेटी मिल चुकी है। मैं उसकी फ़ोटो तुम्हें अभी सेंड करता हूँ, लेकिन जिस लड़की की फ़ोटो उसने सेंड करी थी वो तो नामसुन नहीं है, वो तो कोई और ही फ़ोटो थी। फिर हिसिक के फ़ोन में भी मैसेज आ जाता है नामसुन का जो उसे अपनी फैमिली डिनर पार्टी में इन्वाइट कर रही थी। हिसिक भी मना नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी अब पार्टी में एक एक करके पहुँचने लगते हैं और जूनी और हिसिक भी पहुँच गए थे। अब गियोम पहले उन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। हिसिक वहाँ पर खड़ा होकर बताता है कि मेरा नाम हिसिक है और मैं पुलिस स्टेशन में काम करता हूँ। यहाँ पर फिर डोंग से पूछता है कि तुम्हारा नामसुन से क्या रिलेशन है। हिसिक हिचकिचाते हुए कहता है कि अभी तो मैं अपना रिलेशन के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। उसका ऐसा जवाब सुनकर नामसुन तो हंसने लगी थी। यहाँ पर जूनी भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं गिलजेंग को डेट कर रहा हूँ। अब वो अपनी पार्टी को स्टार्ट करते हैं और ड्रिंक करने लगे थे। तभी नाइन खड़ी होती है और बोलती है कि मैं बोंग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यहाँ पर बोंग की तो शक्ल देखने वाली थी कि तुम ये क्या कहे जा रही हो। नाइन बोलती है कि तुम ऐसे झूठ नहीं कह सकते, हमारे बच्चे को तुम्हें नाम देना ही होगा। सभी उस पर चढ़ने लग जाते हैं। बेचारा बोंग तो उनके बीच में पिस चुका था। तभी नेक्स्ट पल ही हम देखते हैं कि वो तो उसके बर्थडे की एक प्लानिंग थी। सभी उसके साथ प्रैंक कर रहे थे और गियोम निकलती है केक लेकर। अब सभी उसे विश करने लग जाते हैं। ये देखकर बोंग तो हैरान रह गया था, कितना बड़ा सरप्राइज, वो भी बोंग के लिए। फिर वहाँ पर सभी इंजॉय करने लगते हैं। गिलजेंग गाना बजा रही थी और गियोम गाना गा रही थी और सभी ड्रिंक वगैरह करते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं। नोटिस करते हैं कि नामिन खाना नहीं खा रहा था। बोंग पूछता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। वो कहता है मुझे भूख नहीं है। दरअसल उसे खाना पत्थर की तरह लग रहा था और शायद ये उन्हीं पिल्स का असर था। खाना खाने के बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं जहाँ पर गिलजेंग और जूनी तो साथ में नाच रहे थे। नामसुन उन्हें देखकर स्माइल करती है। फिर हिसे कुछ दूर जाकर नामसुन से पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारे मंगोलिया वाले पेरेंट्स की याद नहीं आती। नामसुन कहती है कि याद तो बहुत आती है, मन भी करता है उनसे मिलूं जाकर, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब हिसी कहता है कि मैं समझ सकता हूँ अपने को खोने का गम क्या होता है। नामसुन पूछती है क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। वो कहता है कि हाँ, बचपन में मेरा भाई जो कि 18 साल का था, उसकी अमेरिका में गोलाबारी के कारण डेथ हो गई थी। चलो छोड़ो इस बात को, तुम्हारा भाई तो तुम्हें मिल गया है ना, हमेशा उसे खुश रखना। अगर मेरा भाई मेरे साथ होता तो मैं अपना सब कुछ उसे ही दे देता, लेकिन अब मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो काफ़ी अच्छा फील करता हूँ। नामसुन भी उसे यही बात करती है। अब सीन सुबह की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर एक आदमी की डेथ हो चुकी थी और हिसी को कॉल करके नामसुन बताती है कि मुझे शियो ने कंपनी से निकाल दिया है और अपने कैबिन में बात करने के लिए बुलाया है और मैं वहीं जा रही हूँ। नामसुन जैसे ही कैबिन में पहुँचती है, शियो से देखकर कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम काफ़ी रुपए कमाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। नामसुन यहाँ पर हामी भरती है। शियो कहता है कि उसके लिए पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। फिर वो नामसुन को एक अलग सी जगह पर ले जा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, इसलिए डरो मत। नामसुन भी उसी जगह पर आराम से खड़ी थी, लेकिन तभी शियो एक बटन को दबाता है और नामसुन के ऊपर काफ़ी भारी सी चीज़ को रख देता है। नामसुन उसे होल्ड करने की पूरी ट्राई कर रही थी और उसकी पावर को गिलजेंग और गियोम भी महसूस कर पाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि गियोम अपनी बाइक पर कहीं जा रही थी और शायद वो नामसुन के पास ही आती है। एपिसोड के एंड में हम नामिन को देखते हैं जिसके पास वही लड़की आई हुई थी और उसे फिर से मेडिसिन दे रही थी। नामिन भी उस मेडिसिन को ले लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर।